बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य में आज हम बात करेंगे अपने प्रथम प्रश्न पत्र की। और प्रथम प्रश्न पत्र में अपने जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है वो है आधुनिक काव्य संग्रह। आधुनिक काव्य संग्रह से अपने 4 व्याख्या आएगी और 4 निबंधात्मक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें अपने जो कवि और उनकी कविताएं हैं, आज अपन जिस कवि की बात करते हैं वो है सुदामा पांडे धूमिल। इनका मूल नाम सुदामा पांडे था, लेकिन इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो धूमिल के नाम से लिखी है, इसलिए ज़्यादातर इनका जो नाम प्रसिद्ध है वो धूमिल ही है। और अपने व्याख्या में अगर सुदामा पांडे न याद रहकर केवल धूमिल अगर लिख दिया जाता है तो भी आपका कवि का जो नाम है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि इनकी 2 कौन सी कविताएं जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले इनकी जो कविता है अपने पाठ्यक्रम में शामिल वो है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा। दूसरी जो अपनी कविता है वो है मोचीराम। तो ये 2 कविताएं हैं धूमिल की, एक प्रौढ़ शिक्षा एक मोचीराम। अब अपन किताब की तरह तो इसको नहीं बता सकते यहाँ पर, लेकिन इन दोनों कविताओं का मूल भाव क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है, इन दोनों कविताओं में धूमिल के द्वारा मूल रूप से कौन सी बात बताई गई है उसकी चर्चा हम दोनों कविताओं में करेंगे। देखिए, धूमिल ने ज़्यादातर जितनी भी जो कविताएं लिखी है वो विशेषकर हमारे देश की जो विकृत राजनीति है उसको माध्यम बनाकर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। उनका काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, जिसकी बात हम करते हैं। संसद से सड़क तक ये जो काव्य संग्रह है उसमें उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति, काव्य पंक्ति है कि हमारे यहाँ संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अर्थात कानून व्यवस्था बनाने का, कानून व्यवस्था लागू करने का, कानून का निर्माण करने वाली जो हमारी संसद है, उस संसद में वास्तव में हम आम जो जनता है कितनी उससे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वास्तव में जिस तरीके का राज, जिस तरीके का शासन आम जनता को मिलना चाहिए वैसा हमारी संसद के द्वारा हमें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने हमारी संसद पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, उन्होंने हमारी कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। विशेषकर जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उसके बारे में उन्होंने कमोबेश अपनी सभी कविताओं में इस मुद्दे को उठाया है, जो न केवल धूमिल के समय की समस्या थी बल्कि वर्तमान में भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है। और वही भ्रष्टाचार वाली समस्या इन दोनों कविताओं में आंशिक रूप से दिखाई गई है। तो ज़्यादातर उनकी कविताएं संसद, राजनीति, देश में अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ऐसे जो मुद्दे थे उनको अपनी कविताओं के माध्यम से सुदामा पांडे अर्थात धूमिल जी ने उठाया है। यहाँ उनकी जो कविता अपने पाठ्यक्रम में शामिल है प्रौढ़ शिक्षा, इसमें देखिए हमारे देश में पहले जो निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको साक्षर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने की योजना कह सकते हैं, एक कार्यक्रम कह सकते हैं जो शुरू किया था। और उस कार्यक्रम के द्वारा दिन भर मजदूरी करने वाले मजदूर, किसान वर्ग और अन्य जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो सारे दिन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना लागू की थी कि शाम के समय उनको पढ़ाया जाता था। और उसी शाम के समय जो उनकी शिक्षा व्यवस्था की जो बातें हैं वो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कितने जो अनपढ़ और निरक्षर लोग थे वो क्या साक्षर हो सकते हैं और वो अनपढ़ रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था। ये सारी बातें उन्होंने इस प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से उठाई है। मोचीराम कविता में एक जूते बनाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है कि वास्तव में उसको हम बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उसका कर्म सबसे महान है। वो अमीर के लिए भी जूते बनाता है, गरीब के लिए भी। लोगों के जूते देखकर, लोगों के चेहरे देखकर वो बता सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, कौन से व्यक्ति के क्या सिद्धांत है, कौन से व्यक्ति की कार्य प्रणाली कैसी है, कौन से व्यक्ति का
लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, ये सारी बातें मोची के द्वारा इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। पहले बात करते हैं, देखो प्रौढ़ शिक्षा जो कविता है, प्रौढ़ शिक्षा कविता के प्रारंभ में कवि धूमिल ने बताया है कि जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बोलता हूँ ऐ, जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बोलता हूँ ऐ, तो तुम्हारे मुंह से निकलता है आ है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, केवल एक वर्ण और एक शब्द के माध्यम से, कि कवि कहता है कि जब भी अनपढ़ निरक्षर प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने वाला उनका जो शिक्षक है वो स्वर ज्ञान उन्हें कराता है, वर्णमाला का ज्ञान उन्हें कराता है, उनसे कहा जाता है कि तुम ऐ बोलो, तो उनके मुख से आहें निकलती है, उनका मुख किसी गुफा के समान खुल जाता है। इसका मतलब है कि सदियों से उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार है, सदियों से उनके ऊपर होने वाले जो जुल्म है, उन जुल्म के खिलाफ ये मान लो कि एक प्रकार से उनकी मन की जो पीड़ा है वो पीड़ा आज उजागर हो रही है, उनके मुख से बाहर निकल रही है, उनके हृदय में छिपी हुई जो पीड़ा है आहे है वो आज प्रकट हो रही है। आगे इस कविता में बताया है कि जिस समय ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा था, जिस समय कवि धूमिल ने ये प्रौढ़ शिक्षा कविता लिखी थी, उस समय हमारे यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो बिजली की व्यवस्था बहुत ही कम थी। तो इसमें आया है कि जो लालटेन है, लालटेन का प्रकाश या उजाला करके शाम के समय, रात्रि के समय इन प्रौढ़ लोगों को पढ़ाया जाता था। तो कहते हैं कि लालटेन की लो को जरा तेज करो और उसको एक कील के माध्यम से किसी दीवार या किसी पेड़ के ऊपर टांग दो। उसके बाद में जब उसके प्रकाश की व्यवस्था सही हो गई तो धूमिल कवि कहते हैं कि अब हम आज का सबक शुरू करते हैं, अर्थात आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कवि ने बताया है कि इन प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है कि देखो कई पीढ़ियों से तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का तुम्हें प्रतिकार करना है, विरोध करना है, और वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम साक्षर होंगे। आज तक तुम्हारे अंगूठे की निशानी के सामने तुम्हारी सारी पीड़ाएं दबी हुई थी, लेकिन जब तुम साक्षर हो जाओगे, तुम्हें अक्षर ज्ञान हो जाएगा, तो सुराज्य, सुराज्य शब्द आया है अपनी कविता में। सुराज्य का मतलब है शासन चलाने वाले लोग, सत्ता पक्ष के लोग। उन सुराज्यों के खिलाफ तुम साक्षर होने पर विरोध कर सकते हो, तुम उनकी सारी बातें जान सकते हो, तुम उनकी सारी बातें समझ सकते हो। इसलिए गरीब लोगों से कहा जा रहा है, अनपढ़ लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हें सबसे पहले अक्षर ज्ञान लेना है। जब अक्षर ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो ये समझो कि तुम्हारी अनेकों अनेक जो समस्याएं हैं उनका समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है। आज तक तुमने केवल सत्ता पक्ष के लोगों पर, अमीरों की बातों पर हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन अक्षर ज्ञान होने के बाद में तुम्हें सही और गलत का निर्णय करना है। और ये निर्णय जब तुम कर लोगे तो फिर कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें दबा सकती है। एक इसमें बात आया है अमर बेल का, कि अमर बेल की तरह मत बनो बल्कि जड़ पकड़ो। ये एक ऐसी बेल होती है जो दूसरे परजीवी होती है, दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होती है, इसकी जड़ नहीं होती है, और जिस पेड़ के ऊपर ये फैल जाती है उसी के माध्यम से ये पोषण तत्व ग्रहण करती है, और उस पेड़ पर असर ये होता है कि धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता है। तो ये अमरबेल का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित है, कि तुम्हें अमरबेल की तरह नहीं जीना है, तुम्हें जड़ पकड़नी है, और जब तुम जड़ पकड़ोगे तभी तुम्हारा कोई वजूद होगा। तो यहाँ पर कवि धूमिल ने प्रौढ़ों को स्वयं के वजूद की बात बताई है, और उस स्वयं का वजूद या अस्तित्व तभी होगा जब तुम्हें अक्षर ज्ञान होगा, तुम साक्षर होंगे। पिछले कई पीढ़ियों से अगर तुम्हारे जीवन की बातें अगर देखा जाए तो अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे साथ केवल नाइंसाफी हुई है, लेकिन अक्षर ज्ञान लेने के बाद में तुम बहुत कुछ सही गलत का निर्णय कर सकते हो। इसीलिए इस तरीके की बातें इस कविता में कवि धूमिल ने बताई है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जैसे कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वही बात युवा अवस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में पढ़ाने की बात यहाँ पर प्रौढ़ लोगों के लिए कही गई है कि अगर तुमने
इस अवस्था में भी पढ़ाई कर ली तो न केवल तुम्हारा जीवन सुधरेगा बल्कि तुम अपनी संतान का और अपने आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन को सुधार सकते हो। आज तक केवल तुम्हें दबाया गया है, लेकिन जब सच्चाई से तुम परिचित हो जाओगे, सच्चाई को तुम पहचानने लगोगे तो स्वतः ही तुम्हारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा। और ये सारी बातें सिखाने वाली है शिक्षा, ये सारी बातें तुम्हें सिखाने वाली है शिक्षा। और ये शिक्षा तुम्हें ग्रहण करनी है। इस अवस्था में भी तुम ग्रहण करो, दिन भर मजदूरी करते हो, कठोर मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, इसके बावजूद भी तुम्हें जो मजदूरी तुम्हें मिलनी चाहिए, जो हक तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पूंजीपति जो लोग हैं वो तुम्हारे हक पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाले, तुम्हें दबाने वाले जो लोग हैं उनका तुम्हें सामना करना है, और सामना तभी कर पाओगे जब तुम्हें शिक्षा मिलेगी। दूसरा इसमें बताया है कि जो अमीर लोग हैं वो गरम कुत्ता खा रहे हैं। देखिए याद रखना, इसमें अपनी कविता में व्याख्या में भी आ जाए, गरम कुत्ता खा रहे हैं। गरम कुत्ता का मतलब है यहाँ मांस का सेवन करने से है कि जो अमीर लोग हैं वो मांस का सेवन कर रहे हैं। तुम्हारे लिए खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है, 2 वक्त की सूखी रोटी भी तुम्हें नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें इस प्रकार के जो अमीर लोग हैं उनका मुकाबला करना है, अर्थात जो मांसाहारी लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका तुम्हें मुकाबला करना है। इसके अलावा शराब सेवन करने वाले जो अमीर लोग हैं, जो शराब पीकर तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों का भी तुम्हें मुकाबला करना है। इसीलिए हे गरीब व्यक्ति, हे अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति, जब तक तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा तुम अर्जित नहीं करोगे, तब तक तुम इस प्रकार की जो बड़ी जो शक्तियां हैं उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हो। ऐसी बातें कवि धूमिल ने प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से बताई है। तो पहली कविता की हमने बात की है जिसके मूल भाव के बारे में बताया कि इसमें जो अनपढ़ लोग हैं, प्रौढ़ावस्था वाले, उनको धूमिल ने पढ़ाने की बात कही है, उन्हें अक्षर ज्ञान की बात बताई है। अब दूसरी कविता की बात करते हैं जिसका शीर्षक है मोचीराम। मोचीराम कविता में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है जो अपने जूते बनाने का कार्य करता है, मोचड़ी बनाने का कार्य करता है। और ये व्यक्ति भी एक ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ शोषण हो रहा है। प्रौढ़ों के समान ही यहाँ मोचीराम में भी ये बताया है कि उसका शोषण हो रहा है, और अपने शोषण के बारे में वो पूर्ण रूप से जानता है, लेकिन मजबूर है हालात से कि वो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाता है। मोचीराम कहता है कि मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति की और जूती की नाप देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसको पहनने वाले व्यक्ति की दशा और दिशा क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। ये बात मोची को अच्छे तरीके से मालूम है। दूसरा वो ये कहता है कि मेरे पास जो व्यक्ति अपने जूते की मरम्मत करवाने के लिए आता है, नई मोचड़ी या नए जूते बनवाने के लिए आता है, मेरे लिए वो सभी समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण दिया है जो दिखने में अमीर घर का व्यक्ति दिखता है, लेकिन मोची के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी बातें मोचीराम कविता के माध्यम से कवि धूमिल ने बताई है। कि एक व्यक्ति मोची के पास आता है जो बंदर की जैसे उछलता है, उससे सभ्य किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता है, और मोची के ऊपर रोब झाड़ने लगता है कि इस जूते को यहाँ से अच्छे तरीके से इसकी सिलाई करनी है, इसको ऐसा चमकाओ, बोलता है कि इसको इस तरीके से चमकाओ। दूसरा कि यहाँ से इसकी डोर को बांधना है, यहाँ से इसको इस तरीके से करना है। ये सारी बातें मोची को बताता है और मोची चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन बाद में जब उसकी जूती तैयार हो जाती है और पैसों के लिए मोची उसको कहता है तो वो साफ मना कर देता है। तो ये मोची कहता है कि साहब मैं मजबूर हूँ कि मैं चाहकर भी उस व्यक्ति को मोची जो कहता है कि मैं चाहकर भी उस व्यक्ति की जूते को
बनाने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, उसकी मरम्मत के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। वो जब पैसे देने की बात आती है तो बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हूँ। और वो बंदर की जैसे इधर उधर उछल कूद करता है, रास्ते में आने जाने वाले लोगों को देखता है। मोची कहता है कि साहब मैं जो कुछ भी खाता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी का खाता हूँ। बाकी इस देश में अगर देखा जाए तो ऐसे लाखों लोग हैं जो रामनामी बेचकर, अर्थात राम के नाम पर, धर्म के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना रोजगार चलाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जो औरतों की दलाली करके अपना गुजारा चला रहे हैं। अब मेरा पैसा अगर जूते का है तो किसी भी तरीके से वो निम्न नहीं है, बल्कि मैं मेहनत के माध्यम से अपना गुजारा चलाता हूँ। तो इस कविता में धूमिल ने यह बताया है कि इस मोची की तरह से अनेकों नेक लोग हैं जो मेहनत से जुड़े हुए हैं, परिश्रम से जुड़े हुए हैं, जिन कार्यों को हम घृणित मानते हैं ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन उन अमीरों की तुलना में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के साथ वो धोखा नहीं करता है, किसी के साथ वो गलत कार्य नहीं करता है। इस तरीके की बातें मोचीराम कविता में कवि धूमिल ने रेखांकित की है। तो आज आपको दो कविताओं के बारे में बताया है जो सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित है। एक प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ों को शिक्षित करने की बात धूमिल ने उठाई है। दूसरी मोचीराम, जिसमें उपेक्षित समझे जाने वाले जो कार्य है उन कार्यों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है और ये प्रतिपादित किया है, ये बताने की कोशिश की है कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। और एक समानता के व्यवहार की बात उन्होंने यहाँ बताई है कि एक निम्न वर्ग वाले व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जो उच्च समझे जाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। विशेषकर इसमें हमारे देश में फैली हुई जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है उसको समाप्त करने की बात भी इसमें बताई है। दूसरा, निम्न वर्ग पर होने वाले जो अत्याचार है, होने वाले जो जुल्म है, उनके खिलाफ ये दोनों कविताएं आवाज़ उठाने वाली है। धन्यवाद।